अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासी माहौल इस कदर तेज़ी के साथ बदल रहा है कि थोड़ी देर पहले अगर बात करें तो ये मालूम नहीं होता कि शाम तक रात तक ये सूरत हाल ऐसे ही रहेगी या उसमें तब्दीली आ जाएगी। शाम में लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मीटिंग कर रहे थे और पिछले 2 रोज़ से इमरान खान जो बार बार एक बयान दोहरा रहे थे कि हम कौमी असम्बली में दोबारा जाएंगे ताकि केयर टेकर सेटअप जो बनना है उसके अंदर अपना हिस्सा डाल सकें। और पंजाब असम्बली की तहलील के बाद थोड़ा सा वो हाई नोट के ऊपर थे कि हमने एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया और जल्दी इंतखाबात की राह हमवार हो गई है। लेकिन आज जैसे ही शाम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना मुतालबा सामने रखा कि हम कौमी असम्बली में जाने से पहले एक कमेटी बना रहे हैं, परवेज़ खटक की सरबराही में, और आमिर डोगर उसके रुकन होंगे और स्पीकर कौमी असम्बली से जाके मुलाकात करके उनसे मुतालबा करेंगे कि हमें अपोजिशन लीडर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लियामेंट्री लीडर की पोजीशन जो है वो हमारी जमात के हवाले की जाए, क्योंकि हम सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बनते हैं कौमी असम्बली के अंदर। उससे चंद ही लम्हों के बाद, अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में उनकी ख़त्म नहीं हुई तो इस्लामाबाद से स्पीकर कौमी असम्बली ने 35 अरकान कौमी असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, 33 उनके MNAs जो मुंतखब होकर आए और 2 मखसूस नशिस्तों के ऊपर ख़वातीन, 35 के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी नोटिफाई भी कर दिया। इसके साथ ही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की आज एक बहुत ही अहम मुलाकात चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी हुई। तो ये डेवलपमेंट्स जो हैं इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान में 1 घंटा पहले की सूरत हाल को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसी तेज़ी से तब्दीली आ रही है कि आप मालूम ही नहीं है कि कल सुबह जब चढ़ेगी तो सूरत हाल क्या होगी। आज प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत है उनसे पूछेंगे कि असम्बलियों का मुस्तकबिल क्या है, कब इंतखाबात होने हैं, सियासी मंजरनामा क्या उसमें ठहराव आएगा। पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक दोराहे के ऊपर खड़ी है। एक रास्ता हमें के ज़रिए आइंदा चंद सालों के अंदर अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने में मदद दे सकता है और दूसरा रास्ता इसी बहरान को कंटिन्यू रख सकता है। हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? हमारे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं राना सनाउल्लाह खान, वफाकी वज़ीर दाखिला। राना साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो बहुत ही बड़ी पेशरफ्त है ये 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने की। आपकी जमात का और स्पीकर कौमी असम्बली का दोनों का मौक़िफ़ था कि एक एक करके आएंगे तो मंजूरी होगी। आज क्या ऐसी वजह हुई कि अचानक 35 मेंबर्स को आपने डी नोटिफाई कर दिया? देखें, जब से इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम फ़लाँ दिन जो है वो पेश होंगे, हमारे लोग जा रहे हैं कौमी असम्बली में और जाके वहाँ पे वो अपने इस्तीफ़े जो है वो स्पीकर के सामने पेश करेंगे और स्पीकर को कहेंगे कि हमारे इस्तीफ़े जो है वो मंजूर किए जाएँ, लेकिन उस दिन नहीं आए। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं जी अब ये नेक्स्ट वीक में आएंगे, उसमें नहीं आए। तो स्पीकर ऑफिस में इसके ऊपर जो है वो काम शुरू हो गया था कि इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने पब्लिकली मीडिया पे, अखबार में या किसी और ज़रिए से पब्लिकली ये एडमिट किया और ये कहा है कि हमने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो लोग कितने हैं? और जो लोग आज तक सुम्म बुकमुम हैं, जिन्होंने अभी तक कभी बात की है, बल्कि कुछ लोग वो भी हैं कि जिन्होंने जो है वो दर पर दर राब्ते किए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ, इनको अलग-अलग किया जाए। ये आप देख लीजिए जो 35 हैं ये सारे लीडर टाइप लोग हैं। ये अपनी लीडरी चमकाने के लिए गाहे बगाहे कहीं ना कहीं बात ये करते रहे हैं। तो ये प्रूस ब्रैकेट में आते थे कि इनके मतलब इनकी अपनी ज़ुबान में और इनके अपने जो है वो यानी जो है वो अपीयरेंस में ये बात साबित हो सकती है कि आपने फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ बयान में, फ़लाँ प्रोग्राम में, फ़लाँ जगह पे आपने ये कहा है कि मैंने इस्तीफ़ा दिया है। तो ये फिर जो है ये इसके ऊपर स्पीकर ऑफिस में काम हो चुका था और अब जब ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो है ये ना इस तरफ हो रहे हैं ना इस तरफ हो रहे हैं और मकसद इनका एक ही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए। सूबाई असम्बलियाँ उन्होंने इसलिए तोड़ी हैं कि सियासी तौर पे मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो और उसके बाद मुआशी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, मुल्क जो है वो बैठ जाए और उसके बाद जो है वो मेरे मुतालबात मंजूर हों और मैं मुल्क के ऊपर आगे बैठ जाऊँ। लेकिन आपने इस्तीफ़े तो कबूल इसलिए किए हैं कि वो जो इमरान की मूव है उसका आप जवाब दे सकें कि वो आके यहाँ बैठ के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन के चाहें कि उनकी मर्ज़ी के निगरान आए। तो आपने उससे पहले 35 बंदों की छुट्टी करा दी है कि उस जमात से कोई बंदा रिप्रेजेंटेटिव रह ही ना जाए जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ के लिए उस जमात की नुमाइंदगी कर सके। अगर ये उसका कोई नेक मकसद होता या इस इक़दाम के ज़रिए कोई नेक मकसद उसका करना जो है वो मकसूद होता तो फिर तो दुरुस्त था, लेकिन जब उसने ऐसे करके भी अदम इस्तेहकाम ही पैदा करना था, क्योंकि ये जो बंदा है
ये बदकिस्मती है इस मुल्क और कौम की कि ये उसकी सियासत में मुसल्लत कर दिया गया, वारद कर दिया गया या इसको लाया गया। अब जब तक इसका वजूद है ये इस मुल्क में जो है वो सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होने देगा। लेकिन अभी भी उनके 70-75 लोग तो अभी भी उनके कौमी असम्बली में है ना सर। अगर वो अभी भी आके मुतालबा करते हैं कि हमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाएं तो आपको तो बनाना पड़ेगा, उनकी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बनेगी। चले आएँ आगे करें तो फिर उस सूरत हाल को भी देखा जाए, या फिर 35-35 करके उनके बाकी 70 भी फारिग कर दें तो फिर काम हो सकता है। हाँ चले, ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इंतखाबात की तरफ चले जाना चाहिए? इतने लोगों के पंजाब असम्बली गई, केपी कहते हैं आज रात वो भेज रहे हैं, कौमी असम्बली आपने आधी खाली कर ली। बात ये है कि अगर इस फितने के कहने पे अगर आपने मुल्क को चलाना है तो फिर ये मुल्क जो है ना वो फिर किसी हादसे से दो चार होगा। ये फितने को जो एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका है इस वक्त, इसको वोट की ताकत से माइनस किया जाना चाहिए। वोट की ताकत से माइनस किया जाना चाहिए। पहले तो आप कहते थे कि 3 केसों में ही नाहल हो जाएंगे, अब आप कहते हैं वोट की ताकत से माइनस होंगे। केसों में भी नाहल जहाँ जहाँ पे बनता है। अब तोशा खाना में जो उसने गंद किया है उसमें कोई शक है, और वो जो उसका रेफरेंस अब भेजा है क्रिमिनल साइट पे सेशन कोर्ट में और वो ज़ेर समाअत है, उसमें कोई साबित करने की ज़रूरत है कि ये सारा कुछ इसने नहीं किया। जो कंटेम्प्ट का केस है इलेक्शन कमीशन के, आप मुझे बताएं कि कोई कह सकता है कि इसने इलेक्शन कमीशन की कंडेम नहीं की? तो राना साहब लेकिन अभी रोज़ गालियाँ देता है। अभी आप 35 सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन में जाएंगे? ये करवाएं इलेक्शन तो खैर अब शेड्यूल तो आ जाएगा, तो उसके बाद देखेंगे कि ये क्या पॉलिसी बनाते हैं, पीटीआई क्या पॉलिसी अपनाती है। हाँ, लेकिन मामला ये है कि 2-3 महीने के लिए कौन इलेक्शन लड़ेगा? अगर इमरान ने कहा कि मैंने 35 सीटों पे इलेक्शन लड़ना, लड़े बिस्मिल्लाह। फिर आप कॉन्टेस्ट करेंगे? मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? वो क्यों? ये लड़ ले। मामला ये है कि आप ग्राउंड खुली छोड़ देंगे कि इमरान लड़े और जीत जाए? लड़ के जीत जाए। ये तो बड़ी खबर है। जीत के आगे बैठ जाए। यानी मामला ये है कि ये इन्हीं की सीटें हैं ना, यही खुद भाग गए हैं ना असम्बली से। अब जीत जाएं, एक तरफा तौर पर जीत के आ जाएं, बैठ जाएं आगे। लेकिन राना साहब आपने बाई इलेक्शन जो पंजाब का मुझे लगता है वो अभी तक आपको भूला नहीं है। 20 में से 15 नशिस्तें पीटीआई ने जीतनी थी, तो आपके ऊपर दबाव ही होगा कि इस 35 में से फिर 25-30 को जीत जाएगी पीटीआई। उसकी वजूहत ही और वो जो सूबाई इलेक्शन था ना, हमने एक सीट का एनालिसिस किया है। देखिए मामला ये है कि मेरे और आपके दरमियान इलेक्शन है, आप जीत गए हैं, आपने 3.25 साल हुकूमत की है, मेरे ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करवाए हैं, मुझे हर जगह पे जो है आपने साइड लाइन किया है, मेरा हर तरह से आपने नुकसान किया है। जीता मैं, हारा मैं आपसे 2-2.5 हज़ार वोट पे था, आप इस्टेब्लिशमेंट की ताकत से जो है वो जीते हैं। अब पार्टी ने टिकट दे दिया आपको, मुझे कहा जी चलाएं पेन। अगर कोई चलाता तो ये बड़े हौसले की बात होती, लेकिन मामला ये है कि हमारे कारकुन और हमारे जो वहाँ पे कंपिटिटर थे वो नहीं साथ चले। इन लोगों को पीटीआई ने नहीं हरवाया या इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं हरवाया, इन लोगों को पीएमएलएन के लोगों ने ही हरवाया। तो फिर आप पीटीआई के लोटों को आप टिकट नहीं देंगे आइंदा से? नहीं, हम इस चीज़ को देखेंगे और इसमें जहाँ जहाँ देखा ना कुछ लोगों की अगर जो आदमी 1,500 से आ रहा है उसका तो यानी कवर किया जा सकता है ना, एक 4-5 हज़ार से आ रहा है वो भी कवर किया जा सकता है। कुछ लोग कुछ जगह पे हमारे कैंडिडेट खड़े हो गए, उनके वोट ज़्यादा हैं, जो हमारा इस मरतबा कैंडिडेट उसके वोट थोड़े हैं, तो इसलिए सबको ना तो फारग किया जाएगा ना सबको जब वो टिकट दिया जा सकेगा। आपका अपना उम्मीदवार तगड़ा नहीं है, सिर्फ वो इसको एनालाइज करके और इलेक्शन को नुक्ता नज़र को सामने रख के, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मियाँ साहब से क्योंकि वो पार्टी लीडर हैं उनके साथ ये डिस्कशन होगी, उनसे अप्रूवल लेके तो उसके मुताबिक फिर हम एक लिस्ट मुरतब करेंगे कैंडिडेट्स की। लेकिन राना साहब ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आ जाए और 3-4 महीने की दूरी के ऊपर आपकी इलेक्शन है या 5 महीने की दूरी पे इलेक्शन है, तो आए कैंपेन करें। ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है और इंशाअल्लाह ताला इस मुनासिब वक्त में ही वो वापस आएंगे। कब? मैं क्योंकि अब जा रहा हूँ तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं 1 हफ्ते बाद जब वापस आऊँगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं बताऊँ कि वो कब वापस आप जा रहे हैं या बुलाए गए?
नहीं, ये जब इलेक्शन कहता हूँ, ये जब पंजाब वाला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो जब हुआ है और उसके बाद इन्होंने असम्बली तोड़ी है, तो उसके बाद जो हमारी पहली मीटिंग हुई है वीडियो लिंक पे, तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और उसमें मियां साहब ने ये फैसला किया कि हमें, ठीक है बाकी चीज़ें अपनी जगह पे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वो भी करें, लेकिन हमें इलेक्शन की तैयारी जो है वो करनी चाहिए और जो बेसिक्स हैं उनको तय करके उसके मुताबिक हमें जो है ना वो अपने मामलात को जो है ना वो फोकस करना चाहिए। तो आपको फिर बुलाया गया? तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वीडियो लिंक पे या फ़ोन पे नहीं हो सकती, तो उसके लिए जो है वो आप यहाँ आएँ। मैं अभी पंजाब का भी आपसे पूछूंगा, लेकिन आप जब जा रहे हैं तो क्या मरियम को साथ लेकर आएंगे? क्योंकि मरियम शायद सुना है कि पहले आएंगी और फिर नवाज शरीफ की वापसी के लिए प्रिपरेशन की जाएगी। मरियम साहबा का प्रोग्राम जो है वो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक में जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में वापस आ जाएंगे। तो आप फिर साथ ही आएंगे, इकट्ठे उनको लेकर आएंगे? चलो नहीं, इकट्ठे आ जाएंगे, या वैसे वो अपना कोई साथ लाने या लाने वाली बात नहीं है, उन्होंने खुद ही आना है। लेकिन जस्ट एक नॉर्मल रूटीन में वापसी कराएंगे या प्रॉपर उनके लाहौर लश्कर लाहौर एयरपोर्ट पे इस्तकबाल के लिए खड़ा होगा? इस्तकबाल भी नवाज शरीफ का ही होगा, सिर्फ नवाज शरीफ का होगा, प्रेपरेशन उसकी करेंगे? बिल्कुल उसी की तैयारी। तो मेरे ख्याल में फिर फरवरी मार्च के महीने में इंशाल्लाह तो नवाज शरीफ की वापसी की आपका प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। जो उसके कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके ऊपर भी सारी बात हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक जो है वो। अब तो वापस तो उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, अभी तक का जो केस है? नहीं, उन्हें बेल मिलेगी जेल में बगैर बेल मिलेगी। हाँ, मरियम नवाज के फैसले के बाद उनकी अपीलों में जो उनकी बेल ऑलरेडी थी उसके बहाल होने का जो है वो 100% नहीं 2000% चांस है। उस केस में राय कुछ नहीं है। तो आप लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद की जो बनती है बेल के लिए हम वहाँ पे बेल दायर करेंगे और इंटरम रिलीफ जो है वो हम तो उसके बाद जो है वो क्योंकि सर ऐसी कोई नज़ीर है? क्योंकि पहले तो खुद को सबमिट करना पड़ेगा ना, वो जेल में थे, जाएंगे अदालत वो नहीं, फिर यानी सबमिट करने की ही इजाज़त ली जाती है ना। यानी पहले तो प्रोटेक्टिव बेल होगी कि जी मैं अदालत को सरेंडर करना चाहता हूँ, तो मुझे अदालत में पेश होने के लिए का जो है वो मौका फराहम किया जाए। इसके ऊपर अदालत को अमूमन एतराज़ नहीं होता कि ठीक है भाई एक आदमी जो है हिफाजती ज़मानत वो सबमिट कर रहा है अपने आप को, वो कह देंगे जी ठीक है, वो आप जो है वो 3 दिन में 5 दिन में आप आ जाएं और आके तो जो है ना आप अपने आप को जो है वो सबमिट कर दें। तो वो जब आएंगे अदालत में, जब वो सबमिट करेंगे अपने आप को, उस मरहले पे वो फिर अपना मौका भी ये पेश करेंगे कि मैं इस वजह से जो है मैं बाहर था, मैं लॉफुली बाहर गया हूँ, मैंने कोई अदालत के हुक्म को या जो मेरी बेल थी मैंने उसे वायलेट नहीं किया, लिहाजा मेरी अपील जो है उसकी समाअत की जाए और मुझे जो है वो बेल दी जाए। सही है। तो इसका मतलब है कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जून के आगे पीछे किसी वक्त इंतखाबी अमल शुरू हो सकता है, उससे पहले तो आप नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना भी नहीं चाहेंगे? फरवरी मार्च अगर नवाज शरीफ आते हैं, फरवरी एंड पे आते हैं या मार्च के शुरू में आते हैं, तो आप फिर जून के आगे पीछे इंतखाबात देख रहे हैं? नहीं, जो ये इंतखाब हैं सूबाई असम्बलियों के, या तो ये आगे जाएंगे तो फिर अक्टूबर में के साथ ही जाएंगे। अच्छा, अगर ये अक्टूबर में नहीं जाते तो फिर ये अप्रैल में होंगे। अप्रैल 10-11 के करीब, उससे करीब, उससे पहले 12 अप्रैल की डेट बनती है। तो उस हिसाब से तो फिर नवाज शरीफ को उससे पहले आना चाहिए कैंपेन, अगर पंजाब उससे पहले मैं समझता हूँ उन्हें फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक अगर वो आ जाएं, एक उनका रिसेप्शन, 9 डिवीज़न में एक जलसा, ये 10 दिन की उनकी कैंपेन जिस दिन हो गई ना, तो 11वें दिन चीज़ें जो है ना बराबर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये आपका प्लान है? आपने कुछ होमवर्क किया हुआ है? होमवर्क किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि फिर 1 मार्च की तैयारी हम लोग टीवी चैनल्स वाले भी करके रखें, आप लोग मैदान में उतरेंगे तो हमें भी साथ साथ चलना पड़ेगा। करें इंशाल्लाह, बिल्कुल करें। सर पंजाब के ऊपर भी थोड़ा सा आपसे पूछ लूँ, पंजाब में एक तासुर मौजूद है, बहरहाल आप बेहतर बता सकते हैं, आप लाहौर में मौजूद थे, हमने सुना कि नून लीग नाकाम हो गई है, नून लीग बंदे नहीं इकट्ठे कर सकी, कुछ 10-12 नून लीग ने अपने बंदे इकट्ठे करने थे, 10 से 12 लोग थे जिनकी यकीन दहानियाँ थी आप लोगों को कि वो आपकी तरफ आ जाएंगे। फिर एक खबर ये चली कि नहीं,
फैसिलिटेशन आई है, कोई नया गेम प्लान है एस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने रास्ता दे दिया है परवेज़ लाई को कि ठीक है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए जी, वो जो 12 लोग थे उनमें से मैं तो किसी को मिला भी नहीं। कौन 12 में से मेरे सामने है जो मुझे नहीं पता कि ये कौन है। उन 12 लोगों का राब्ता जो था वो हमारे लोगों से था, यानी हमारे जो पार्लिमानी पार्टी है वहाँ पे, और उन्होंने उनको कहा था कि जी चौधरी परवेज़ लाई साहब भी हमें कहते हैं, हम भी आपको हल्फन ये बात कहते हैं कि हमने जो है वो हम असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है। और हमें उन्होंने हमारे लोगों को ये भी कहा कि जी 99% लोग असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है। परवेज़ लाई ने खुद पब्लिकली कहा कि 99% लोग जो हैं वो इसके हक़ में नहीं है। तो ये बात जब हमारे यहाँ डिस्कस हुई तो यहाँ पे जो पार्टी ने डिसीजन किया, और उसमें मैं इस मौक़िफ़ का बड़ा ज़ोर से हामी था कि जी हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये असम्बलियाँ तोड़े, हम इलेक्शन की तैयारी करें और हम इलेक्शन में जाएं। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ जाके की थी, पंजाब की का तंजीमी अजलास बुला के, कि अगर मगर छोड़ो असम्बलियाँ तोड़ो, और इलेक्शन की तैयारी और मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर दी थी। हुआ ये कि ये जो दूसरी राय थी पार्टी में, या जो पार्लिमानी पार्टी थी हमारी पंजाब में, ये जब इसने कहा 26 को कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा, भी तोड़ दो तुम, 27 को तोड़ दो, 28 को, चलो 29-30 को तोड़ दो। इसने फिर कहा कि नहीं जी मैं अब 17 दिसंबर को तोड़ूँगा। 17 दिसंबर तक भी हमारा यही रहा कि जी तोड़ने दें इसे, वरना उससे पहले अदम एतमाद ले आते, उससे पहले जो है वो इसके खिलाफ, इसको एतमाद का वोट गवर्नर कह देता। जब 17 को फिर इसने कहा कि जी मैं तो अब 23 को तोड़ूँगा, फिर वो नुक्ता नज़र जो था ना वो प्रीवेल हुआ। फिर लोगों ने कहा कि जी देखें आप ये तो ना करें, आप चलें, आप जो है वो गवर्नर कम से कम इसको, गवर्नर अपना आइनी रोल तो अदा करे ना, कि एक आदमी ये कह रहा है कि 99% लोग असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है, उनके ये 10, 12, 15 बंदे जो हैं वो हमारे साथ हैं, वो कहते हैं बाकी भी हमारे साथ हैं, तो आप देख तो लें, हो सकता है वो एतमाद का वोट इसलिए ना दें कि असम्बली जो है वो ना तोड़ी जाए। इसके ऊपर फिर गवर्नर ने जो है वो एडवाइस की। उन 12-13 लोगों में से 5 लोग तो रुके रहे, नहीं गए। 6-7 लोग जो हैं वो क्योंकि इन्हीं के लोग थे, वो इन्हीं के साथ राब्ते में थे, या अपने जो अपना कोलीग्स MPs साहबान जो हैं उनके साथ राब्ते में थे। वो बंदे जो हैं वो दरअसल इसलिए रुके हुए थे या नाराज़ थे कि उस नाराज़गी में और उस रोकने में चौधरी परवेज़ लाई की मुनाफ़कत भी शामिल थी। चौधरी परवेज़ लाई ने ही उनको कहा हुआ था कि आप उधर जाएं और जाके ये काम करें, और अदम एतमाद की या गवर्नर से एडवाइस दिलवाएं ताकि असम्बली ना टूटे। आपसे कोई बात हुई थी उनकी? ये मेरी उनसे तो नहीं बात हुई, लेकिन जो हमारे लोग हैं उन्होंने ये बताया कि जी ये लोग जो हैं, जब उनसे पूछा ना कि भाई अब ये को बीच में से कुछ लोग खिसक रहे हैं, जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी ये अपना चौधरी परवेज़ लाई के बंदे थे, और चौधरी परवेज़ लाई ने खुद यकीन दहानी करवाई थी कि जी मैंने एतमाद का वोट नहीं लेना। ये 20-22 इस तरह गुजर गए हैं, कोई महीना और गुजरे अदालतों में, और ये फिर मार्च तक जाके तो फिर मामला जो है ये ख़त्म हो जाएगा। राना साहब एंड में तो हुई है आपकी शिकस्त, तो लोगों का तासुर ये है? नहीं, हमारी शिकस्त नहीं हुई, हमारी शिकस्त नहीं हुई। परवेज़ लाई की 2 नंबरी जो है वो जो है वो सामने आई है। और आप मुझे अब मैं यानी जिस दिन रात को ये एतमाद का वोट ले रहे थे, खुद इन्होंने फिर कहा हमें, मुझे बाकायदा जो है वो हमारी पार्टी के उन MPs के ज़रिए जिनके ज़रिए से इनका पहले रब्ता था, उनको बाकायदा कहा कि जी जाएं राणा साहब से कहें कि सुबह आदमवाद की तारीख ले आएँ, अगर ये बात होती तो एक ही तो बंदा आगे पीछे करना था, हो जाता। आपके साथ एस्टैब्लिशमेंट ने तो धोखा नहीं किया। नहीं, एक बंदा जो है, एक बंदे पीछे किया हुआ था परवेज़ लाई ने, लेकिन जब वो मामला करीब आ गया ना, तो फिर परवेज़ लाई में मुनाफक आदमी में इतनी जरूरत तो नहीं होती कि फिर सामने डट जाता कि जी मैंने एतमाद का वोट नहीं लेना। यासर साहब को फिर बुला लिया आधी रात को, क्या हाँ, यासर अमार जो है आपको पता है, तो वो रात 12:20 पे पहुंचा है, तो फिर बुला लिया। यासर अमार जो है उसको आप मुझे बताएं घर कौन बैठा सकता है? एस्टेब्लिशमेंट बैठा सकती है, मैं बैठा सकता हूँ, या परवेज़ लाई बैठा सकता है? इस एक का आप जवाब दे दे तो अब ये सारी मेरी बात जो है ना इसकी तस्दीक हो जाएगी या तरदीद हो जाएगी। लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आपसे हाथ किया?
इस्टेब्लिशमेंट का इस मामले में कोई अमल दखल ही नहीं है। उसने इमरान खान ने परसों अपने इंटरव्यू में कहा कि चिड़ियाघर से फ़ोन आया था और परवेज़ लाई ने कह दिया कि अभी हमने हफ्ते इतवार को लेना है। इसका मतलब है कि चिड़ियाघर अपना काम कर रहा था। नहीं, देखें चिड़ियाघर जो है वो देखें एजेंसी जो है वो हर बात की खबर तो रखती है, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर ये 10-12 बंदे उन्होंने काबू करके रखने होते तो ये आ जाते। दो राय है, इनको वैसे बैठा लेते सर, वो तो बल्कि मैं पकड़ते तो पकड़ के ले जाते। बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर मेरे भी अगर जुम्मे होता कि इन बंदों को जो है वो काबू करना है, या मेरा उन बंदों से अपना कोई वास्ता होता या इस मामले में, फिर भी ना हो जाते। अब मामला तो ये है कि वो खुद ही ये कहने वाले हैं कि जी हमें इस काम से रोकें। सर दो राय और खुद ही जो है वो वापस। एक राय है कि मिस्टर एक्स ने बिट्रेयल की है, एक राय है कि मिस्टर एक्स ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए, जिसको इमरान बार बार कहते हैं। नहीं, इसमें मेरी राय ये है कि ये चौधरी परवेज़ लाई की 2 नंबरी है, जिससे भी की है जान बचा के रात भी की है। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ हैं। राना साहब, दोबारा सियासी मौज़ूआत की तरफ आने से पहले कुछ TTP के ऊपर बात कर लें। पिछली दफ़ा जब आपसे इंटरव्यू किया था तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होने वाली थी और आप बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि सिक्योरिटी कमेटी में फ़ैसला होगा और हम इन लोगों की कमर तोड़ेंगे। क्या पेश रफ्त है उस हवाले से? उसमें देखें, उसमें जो है वो एक तो ये फ़ैसला हुआ है कि जो यह फ़ैसला हुआ था कि जो अपना CTD है KPK की, उसको जो है वो मजबूत किया जाए, तो उसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है। और अब आपको नज़र आएगा कि CTD जो है वो KPK में मुतहर्रक है और वो दहशत गर्दों के पीछे जा रही है। इसी तरह से पुलिस को भी जो है वो इस सिलसिले में जो है वो मुतहर्रक करने का फ़ैसला किया गया था। दूसरा, वहाँ पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, अब आप देखें उन्होंने एक थाने पे हमला किया है, नुकसान तो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो थाना जो है वो यरगमाल बन जाए। लेकिन उन्होंने वो स्नाइपर्स यूज़ किए। हाँ, DSP मार दिया उन्होंने। हाँ, ये छोटी बात नहीं, बड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन वो सूरत हाल तो बहुत ही एम्बैरसिंग है ना कि वो पूरे थाने को आके यरगमाल बना ले। दूसरा, आर्मी ने जो है वो पहले जो ऑपरेशंस हो रहे थे उनको और ज़्यादा मौसर बनाते हुए जो है वो जहाँ जहाँ भी कोई, यानी वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उनको IBO कहा जाता है, तो वो हो रहे हैं। तो यही इसका हल है, क्योंकि जो क्लीन अप ऑपरेशन है वो तो तब हो ना कि अगर किसी एरिया में उन्होंने आके अपना तसल्लुत जमा लिया हो और अपनी रिट जो है रिस्टोर की हो। ऐसा कोई एरिया नहीं है, कोई एक गली नहीं है, मोहल्ला नहीं है। कितने लोग थे TTP के जो मोस्ट वांटेड थे, जो पिछले चंद सालों में छोड़े गए और रिहा किए गए? देखिए, इस पे जो है ये कोई क्लैरिटी से जो है ना वो बात नहीं की जा सकती कि कौन जो छोड़ा गया वो लेस वांटेड था और कौन जो है वो मोस्ट वांटेड था। लेकिन ऐसे लोग हैं जो मोस्ट वांटेड थे और उनको मुख्तलिफ जो है वो मौक़ों के ऊपर इस मकसद के लिए छोड़ा गया कि वो हेल्पफुल साबित होंगे। रियासती पॉलिसी यही थी क्या? इसके ऊपर नेशनल कंसेंसस था? देखिए, इसमें कंसेंसस जो है वो जो पार्लियामेंट का कंसेंसस, जो कि कौमी कंसेंसस से जिसको इक्वेट किया जाता है, वो तो आपके पता ही, आपके इल्म में है कि 2 दफ़ा ब्रीफिंग हुई, अक्टूबर और नवंबर 2021 में। तो उसमें तो ये कंसेंसस अगर आप 100% ना भी कहें तो एटलीस्ट ये बात ज़रूर हुई थी कि जी जो तालिबान हथियार रख के मुल्क और मुल्क के आइन और कानून के ताबे होना चाहिए तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। और फिर उसमें कुछ पेशरफ्त भी हुई, लेकिन वो पेशरफ्त जो है ना वो कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई। प्रेसिडेंशियल पार्डन भी हुई कुछ लोगों की? हाँ, कुछ लोगों की हुई। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। वो जो पार्डन है वो तो यानी एक पॉलिसी मैटर ही होता है ना जी, उसको पार्लियामेंट से तो पार्डन नहीं होनी या कोई उसमें ऊपर कोई डिबेट तो नहीं होनी। वो जो है वो ठीक है, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने अपने फील्ड एक्सपीरियंस और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो चीज़ रिकमेंड की कि जी ये गवर्नमेंट कर दे, तो गवर्नमेंट ने जब वो कर दी। लेकिन ओवरसाइट मैकेनिज्म होना चाहिए था, पार्लियामेंट्री कमेटी को ओवरसाइट करनी चाहिए थी। हाँ, ये ओवरसाइट तो खैर अब ये अदरवाइज़ फिर आपके हाथ में ओनरशिप नहीं है। किसी एजेंसी से रिकमेंडेशन आई, प्रेसिडेंशियल पार्डन हुई, केस ख़त्म, आपको पता ही नहीं है। ये बहरहाल ये जिस वक्त की बात है
उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म कहते तो ये थे कि सारा कुछ मेरे इल्म में है और मेरे कंट्रोल में हो रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके इल्म में या उनके कंट्रोल में था। सदर साहब भी आपको इत्मीनान के वोट का कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। और ये पीटीआई की स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, अगर वो कहते हैं तो क्या बनेगा आपका? वोट लेना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। कितने आपके हमायत कितनी है आपको, कितने लोगों की? देखें, जो हमारे 176 वोट हुए थे, तो उनमें अब जो है वो कोई 1-2 का इजाफा ही होगा, इससे कम नहीं होंगे। इजाफा कैसे हो सकता है उसमें? इजाफा पीटीआई के लोग तो आपको वोट नहीं कर सकते। वो कुछ इंडिपेंडेंट लोग जो थे ना, वो उस वक्त उन्होंने वोट नहीं दिया था। अच्छा। दूसरा, अपोजिशन में भी कुछ लोग बैठे हैं कि अपोजिशन जो है वो इत्मीनान के वोट में किसी भी मेंबर को कोई कदगन नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर वो पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है कि जी ठीक है, अपोजिशन का किरदार हम अदा करें, लेकिन हम गवर्नमेंट के या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इत्मीनान कर सकते हैं, दे कैन डू। जो अभी अंदर बैठे हुए हैं पीटीआई के लोग, जो मुनहरिफ हैं उनके लोग, अगर पीटीआई वापस आ जाती है तो उन्हें पार्लियामेंट्री पार्टी की लाइन अडॉप्ट करनी है, जो उन्हें पीटीआई कहेगी, तो फिर क्या बनेगा? नहीं तो फिर अगर उनको पार्टी लाइन जो है वो अबे करनी पड़ती है और वो जो है अपना वोट नहीं देते या हम उनका वोट नहीं लेते, पहले भी हमने उनका वोट नहीं लिया। ये उसके बगैर आप सर्वाइव कर जाएंगे? नहीं, हम उसके बगैर ही से नहीं, गवर्नमेंट ही उसके बगैर। आपने 35 अरकान के उनके इस्तीफे इसलिए कबूल किए हैं कि अगर रन ऑफ की तरफ ही मामला चले जाए तो आपके ऊपर से प्रेशर हट गया। नहीं, प्रेशर तो खैर पहले भी नहीं था, पहले भी रन ऑफ की तरफ जा सकता था ना मामला। काफ़ी नहीं, वो काफ़ी नीचे थे, वो पहले भी काफ़ी नीचे थे कि अगर 172 पूरे ना होते तो फिर दूसरा मरला ही आना था। नहीं तो, लेकिन बात यह है कि हमारे पास तो 176 हैं अगर आपने और वो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान से अलग हैं। वो उन मुनहरिफीन को मुनहरिफ अरकान का क्या बनेगा अगर पीटीआई वापस आ गई? तो वो तो इनको खोलेंगे, डी नोटिफाई करे, पार्टी लाइन के खिलाफ है सारे। नहीं, बहरहाल वो तो फिर जब वक्त आएगा, लेकिन हो सकता है कि जो वापस आने वाले अरकान हैं उनमें से आधे इनके हमनवा हों, आधे इनके हम, लेकिन उनका मुतालबा जो है उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है कि हमें अपोजिशन लीडर का भी पोजीशन दी जाए, हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही दी जाए, पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्लिमानी लीडर बनाया जाए अपोजिशन का, उसके ऊपर क्या करेंगे? नहीं तो वो अब उनका मुतालबा, मेरा ख्याल है कि वो तो पहले यानी इस बारे में वो सोच रखते थे। अब ये नई डेवलपमेंट जो हुई उसके बाद आप देखेंगे अब उनकी सोच बदलती है कि नहीं बदलती? मेरा ख्याल है कि बदल जाएगी। अब उनको देखें, उन्होंने जब एक फ़ैसला किया है, गलत फ़ैसला किया है, गैर जमहूरी फ़ैसला किया है, तो अब ये तो नहीं है कि यू कैन स्पीक फ्राम योर माउथ बोथ वेज तो नहीं चल सकता। लेकिन राना साहब, आप इलेक्शन से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अभी कहा कि अगर इन 35 हल्कों पे बाई इलेक्शन होता है तो आपको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वो आए और जीत के बैठ जाएं, आप हिस्सा नहीं लेंगे। हाँ, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? तो इसका मतलब है कि आप उस प्रोसेस से भाग रहे हैं? नहीं, वो प्रोसेस बेईमानी है ना। यानी वो प्रोसेस जो है वो सिर्फ 2 माह का प्रोसेस है। 2 माह के लिए अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है, मैं तो नहीं लड़ना चाहता। यानी मैं तो 2 माह के इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं हूँ। अगर कोई लड़ना चाहता है तो लड़ ले, ये भी कोई नहीं है कि हम लोगों को पकड़ लेंगे कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना। हो सकता है इनके मुकाबले में कोई इंडिपेंडेंट कोई और जमात जो है वो ये सीटों पे जब 35 पे इलेक्शन लड़े तो बीच में से कोई 15-20 या हार भी जाए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने की पाबंदी है, वो उन्हें कराने पड़ेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो तो उस प्रोसेस के अंदर जाएंगे तो आपके 10-12 अप्रैल से पहले क्योंकि हम जो है वो बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी में जा चुके हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों से जो है वो कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ये मैं कह दूं कि देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस कि जो इनके अर्ली इलेक्शन को जो है वो रोकती हैं और जनरल इलेक्शन जो है वो एक ही दफ़ा तमाम सूबाई और कौमी असम्बली का जो है वो कौन सी प्रोविजन है जो जल्द इंतखाबात को रोके? यानी जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन की जो स्कीम है वो ये है कि फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन देयर शुड बी ए केयर टेकर सेटअप होल प्रोविंशियल एंड फेडरल लेवल के ऊपर। यानी लेकिन इनकी इस हरकत की वजह से जो कि गैर जमहूरी हरकत है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक होल स्कीम है वो जो है ना वो डिफीट हो रही है। और चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना उसकी ज़िम्मेदारी है, आइनी ज़िम्मेदारी है।
वो इस बारे में फैसला कर सकते हैं। जो आज मीटिंग हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, बाज़ हल्कों का ख्याल यह है कि 2-3 पेंडिंग इश्यूज हैं। लाइक पंजाब के अंदर नए अजला भी बने हैं, नई तहसीलें भी बनी हैं, सेंसस का अमल चल रहा है, तो हल्का बंदियाँ भी नहीं होनी है, तो डीलिमिटेशन के प्रोसेस को भी लेकर हो सकता है कि इनकी आपस में एक इनफॉर्मल मुशावरत का अमल हुआ हो कि ये मामला लेकर आगे बढ़ना कैसे। अब क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अगर किसी से मुलाकात होती है तो आप उसको प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकते, और प्रीएम्प्ट करना जो है वो वैसे भी मैं समझता हूँ कि एक अदालत का जो लेकिन आपकी अपनी राय क्या है? उसके मुनाफी है। नहीं, अब मुझे तो नहीं पता कि उनकी मीटिंग में उन्होंने जो है वो क्या डिस्कशन की है, लेकिन मैं इसके ऊपर आपको ये अर्ज़ कर देता हूँ कि ये CCI की मीटिंग में ये फैसला है कि 2 का जो सेंसस है इसके ऊपर सिर्फ 2018 का इलेक्शन होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला इलेक्शन जो है वो न्यू सेंसस पे होगा। ये एक चीज़ मौजूद है, उसके ऊपर जो है वो एक इलेक्शन कमीशन या कोर्ट ऑफ लॉ कोई फैसला भी कर सकती है। वो भी कोर्ट ऑफ लॉ का। मरियम नवाज़ की वापसी हफ्ते वाले रोज़ बताया जा रहा है, उनकी वापसी है सैटरडे को। इस सैटरडे नहीं, मेरा ख्याल है इस सैटरडे को शायद कोई एक हफ्ता और लेट हो जाए। एक हफ्ता और लेट हो जाए, यानी कि एक हफ्ते के बाद आ जाए, वही सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे। लेकिन यानी इसी नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन में, हफ्ता 10 दिन के अंदर वापसी है। तो पंजाब में आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं या अभी आपका ख्याल है कि अक्टूबर में ही होंगे? देखिए, नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपकी तवक्को इंतखाबात के ऊपर ये है कि वो होंगे अप्रैल में, या ये तवक्को है कि वो अक्टूबर में होंगे? चले जी, अगर हम तैयारी करें अप्रैल में हो जाएंगे तो हमारी तैयारी पूरी होगी और हम पूरी तैयारी से भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर अक्टूबर में चले जाए तो ठीक है, और टाइम मिल जाएगा। जो इकॉनमी है पाकिस्तान की बैठी हुई है जी बिल्कुल, $4 अरब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बस ये समझिए कि कुछ भी नहीं है। हम तेल भी नहीं 1 महीने का इंपोर्ट कर सकते इतने पैसों के अंदर, तो कितने दिन गुजारेंगे ऐसे? हमें इकॉनमी के ऊपर फोकस करना है, तो ये बेयकीनी ख़त्म करनी है जी। इसके ऊपर फोकस है, होना चाहिए, और इसको जो है वो इकॉनमी जो है वो इस वक्त अगर कोई इशू है तो वही इशू है, और इमरान खान कोई इशू नहीं है। ये उस इशू के साथ चिमट के उस इशू को एक्सप्लॉइट करके जो है वो मुल्क के लिए नुकसान का बायस बनने या हुकूमत को गिराते हुए मुल्क को गिराने की कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन आज उनका एक स्टेटमेंट मुझे लगता था कि वो इतना नामुनासिब नहीं है। अगर आप उनसे बैठें, बात करें कि इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर बैठ के बात कर लें, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, तो फिर इकॉनमी को आप चलाते जाएँ, चाहे वो जून में करा दें, जुलाई में करा दें इंतखाबात। पिछली दफ़ा भी 25 जुलाई को इंतखाबात हुए थे। लेकिन जब भी हमने ये कहा कि ठीक है जी, हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं, तो हमें गालियाँ देनी शुरू कर देता है। एक दिन जब वो लॉन्ग मार्च हो रहा था तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का एक बयान से मिलता जुलता आया सामने। उसने अगले दिन उतनी करी, वो तुम कौन होते हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों बैठूं, मैं तो तुम्हें ये नहीं समझता, मैं तो वो नहीं समझता। यानी ये उसका जो घटिया रवैया है। आप मुझे बताएं कि एक पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक ऐसा आदमी जो ये कहे कि मैं अपने मुखालफिन के साथ बैठने से बेहतर है मैं मर जाऊँ, आप मुझे बताएं कि उसके होते हुए ये सिस्टम चल सकता है? सर नहीं चल। एक सवाल आपको इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जानना चाहता हूँ। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो करंट अकाउंट डेफिसिट उस वक्त बहुत ज़्यादा था, आखिरी आपके साल में। तो जनरल बाजवा ने उस वक्त एक रोल प्ले किया था, सऊदी अरब, UAE, कतर, चाइना से $10 अरब का पैकेज इकट्ठा किया था, जिससे हम स्मूथ सेलिंग आगे शुरू हो गई। अभी भी मौजूदा चीफ़ का विज़िट सऊदी अरब और UAE का इसी सिलसिले की कड़ी थी। आपको ताउन सपोर्ट मिल रही है अदारे से? देखिए जी, ये जो आपकी 9 जनवरी की जो कामयाबी है उसमें सऊदी अरब का एक बड़ा मेजर रोल है। यानी 9 में से 4.2 इस्लामी तरक्याती बैंक, 1 बिलियन उनका अपना, और ऑलमोस्ट 1 बिलियन के करीब जो है वो UAE और कतर का। तो यानी 4 और 1 5 और 6, 9 में से 6 तो यही बन जाते हैं। तो उनका एक बड़ा अहम रोल है और उनकी सपोर्ट मिली है, और आइंदा भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। इदारे की भी सपोर्ट है इस प्रोसेस में, GHQ की? जी बिल्कुल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अब गए हैं अपना सऊदी अरब और UAE, तो वो इसी मकसद के लिए गए हैं। वो उन्होंने जाके उनके साथ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन के अलावा
उन्होंने अपने मुल्क की भी बात की है, रियासत की भी बात की है। ये आने वाले दिन बड़े अहम है जी, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एग्रीमेंट चाहिए और ये जो बेयकीनी है कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, रुपए के ऊपर दबाव चल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है 40-45 रुपये इजाफी आपको देना पड़ता है ब्लैक में, तो उससे हम निकलने के लिए ये 3-4 हफ्ते काम करने की ज़रूरत है। निकल जाएंगे इससे? जी बिल्कुल। यानी अपना जो इसहाक डार साहब हैं वो इसके ऊपर पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब ये UAE से और सऊदी अरब से जो हैंड होल्डिंग हुई है, और अब चाइना भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जाएं या उनका भी दौरा मुतवक्को है, तो इसके बाद अब IMF को भी ये समझ आ रही है कि नाउ वी कैन स्टैंड, वी कैन सर्वाइव, तो IMF का मुआहदा भी हो जाएगा। और चाइना से शी जिनपिंग का दौरा मुतवक्को है। हाँ, और वो लेकिन मार्च से पहले हो जाएगा? बहरहाल जी, क्राउन प्रिंस का तो जो है वो फरवरी में ड्यू होना चाहिए, और उसके बाद मार्च में उनका, तो इन दोनों से मैं समझता हूँ कि ये सारी सूरत हाल जो है बेहतर हो जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान और ये चाइनीज़ अगर आके विज़िट कर जाते हैं, प्रेसिडेंट शी आ जाते हैं, तो फिर काफ़ी तवक्को है कि हमें ये जो इस बहरानी कैफियत है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हम इससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले IMF की उम्मीद है कि वो फाइनलाइज हो जाए। IMF की उम्मीद, जो IMF जो कह रहा था, जो शराइत, अब आप देखें ना कि ये वायदा तो वो करके गए हैं ना, भुगतना जो है वो अब मुल्क को और कौम को पड़ रहा है, तो वो जो कह रहे हैं उसका तो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न आ जाएगा। लेकिन उससे कोई मिलती जुलती सूरत हाल जो है वो पैदा करने की कोशिश हो रही है, और इसहाक डार साहब के जो मुज़ाकरात वहाँ पे जिनीवा में हुए हैं, तो उससे कोई उम्मीद निकली है कि शायद वो कुछ थोड़ा वो भी अपना जो एक उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया उसको थोड़ा नीचे लें। आखिर में बिल्कुल लास्ट है, पंजाब में केयर टेकर सेटअप शायद कल है, उसका मेरे ख्याल में दिन बनता है आखिरी आपकी वो जो नहीं, मेरे ख्याल कल के बाद या आज के बाद 2 दिन जो है वो उस कमेटी के पार्लियामेंट्री कमेटी, यस, वो कमेटी के पास चले जाएगा। तो फिर नाम वहाँ नए आएंगे कमेटी में, क्योंकि अभी तक नामों के ऊपर मुझे लगता नहीं है कोई इत्तेफाक मौजूद है। मेरा ख्याल है कि कमेटी के पास शायद ये इख्तियार है कि वो इन नामों को रिप्लेस कर सकती है, नए नाम ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही करने हैं ना। लेकिन जब ये नाम, जब कमेटी में कंसेंसस नहीं होगा और ये नाम ऊपर चले जाएंगे, तो फिर ये ब्रैकेट हो जाएंगे कमेटी से। जब चीफ इलेक्शन में से किसी एक को करना पड़ेगा। कितने रोज़ है कमेटी के पास? 2 रोज़ हैं। 2 रोज़ हैं, तो 2 रोज़ के बाद मुझे लगता है ये इलेक्शन कमीशन में ही जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जो नाम उधर से दिए हैं वहाँ आपका कोई बहुत इत्तेफाक नहीं है। खोसा साहब ने पीछे अपने आप को विड्रॉ कर लिया। जो 2 नाम आपके हैं, इसके ऊपर बिल्कुल उम्मीद ना रखिएगा PTI मानेगी, ना चीमा पे मानेगी, ना मोहसिन नकवी पे मानेगी। बात यह है कि ये कंसेंसस बिटवीन पार्टीज होना ही नहीं है। तो फिर इलेक्शन कमीशन किसको डालेगा जी? देखिए, इलेक्शन कमीशन फिर इन्हीं में से उसको कोई करना पड़ेगा। देखिए, तो पीछे सुखेरा साहब बचते हैं इनमें से, अभी वाले नामों में से, या पार्लियामेंट्री कमेटी नए नाम ले आए तो नया बंदा आ जाएगा, नहीं तो फिर सुखेरा साहब बचते हैं आखिरी बंदे। बरल जी, हमारी तो कोशिश होगी कि हमारे बंदों में से कोई आए। आज चीमा फिर आप जब भी डालिए जाके, इमरान को तब मानेंगे, वैसे नहीं मानेंगे। सही है, ये बात दुरुस्त है कि सूरत हाल ऐसी है कि आपको केयर टेकर्स लंबे होते नजर आते हैं। दिए नाम पे हमारा और हमारे दिए पे उनका, भले वो बंदा कुछ भी हो, एतबार जो है वो मुमकिन नहीं है। केयर टेकर्स लंबे रहते नजर आते हैं आपको 6 माह के लिए? अगर अप्रैल में इंतखाब नहीं होगा तो 6 माह फिर चलेंगे? हाँ, अगर इत्तफाक, यानी अगर ये अप्रैल में इलेक्शन नहीं होते तो फिर अक्टूबर में जब बाकी मुल्क में होंगे तो यहाँ भी हो जाए। और वो आप पॉसिबिलिटी अभी रूल आउट नहीं कर रहे कि इंतखाबात मुखर हो जाए? ना, नहीं, ये पॉसिबिलिटी जो है वो रूल आउट नहीं की जा सकती, लेकिन हमें इलेक्शन की जो है वो पूरी जो है वो तैयारी जो है वो करनी चाहिए। कराची में जिस तरह से MQM के साथ हुआ है कि वो जो है वो उस वक्त पे आके यानी उनका मामला जो है वो नाउमीदी में बदला, यानी उसका हल जो है वो नहीं हो सका कि जब एक दिन पहले इलेक्शन रहता था, तो इस बेयकीनी की सूरत हाल में फिर उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। राना सनाउल्लाह खान, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।